हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम ट्रिप पर। हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन के लिए क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू की हैं। मैथमेटिक्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हैं। उसके बाद स्टडी जीके के भी क्लासेस हम 1 बाय 1 अपलोड कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। आज की जो हमारी क्लास है, हम जनरल साइंस की क्लास अब शुरू कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि रमज़ान के महीने में हम बायोलॉजी का जो पोर्शन रहता है जनरल साइंस में उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे कंप्लीट कर पाएँ। आपको पता है कि अभी रमज़ान के महीने में कुछ काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमें भी रहती हैं, उतनी एनर्जी नहीं रहती कि हम ज़्यादा लेक्चर्स रिकॉर्ड कर पाएँ। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान के महीने में ही हम बायोलॉजी को ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स, चाहे वो जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे वो वुमेन बटालियन के लिए तैयारी कर रहे हों, तो वो हमारे साथ अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी से। आज हम बात करेंगे जी बायोलॉजी से। बायोलॉजी किससे कहते हैं? बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी आगे फर्दर दो टाइप में डिवाइड है। नंबर एक बॉटनी में और नंबर टू जूलॉजी में। बॉटनी में क्या होता है जी? बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है और जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है। और सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? लिविंग लाइफ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये एरिस्टोटल ने दिया था। और एरिस्टोटल को इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोप्रास्टस। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन आप याद कर लेना अच्छे से, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इनका एग्जाम में आने में चांस है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर देखो, जो आज की हमारी क्लास है वो सेल पे रहने वाली है। और सेल के बाद हम आस्ता आस्ता डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है वो सभी पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। 1 बाय 1 आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे 15 to 16 लेक्चर्स के अंदर हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर सेल की बात की जाए। आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और यही जो डेफिनेशन इसकी आज भी है, सेल को आज भी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और उसके बाद सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ठीक है जी, सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। उसके बाद जो सेल की स्टडी है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं जी? सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं जी? स्टडी ऑफ सेल को क्या क्या कहते हैं जी? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेल को डिस्कवर किसने किया? किसने तो बताया होगा कि सेल है क्या चीज़ है। सेल को आप ऐसे नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई से। सेल को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। और अगर आपने देखना है सेल को तो माइक्रोस्कोप तक आपको जाना पड़ेगा। तो वो आपको अगर कहीं मिलती है तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सेल को डिस्कवर किया था जी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1665 में डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर जो सेल किया था वो डेड सेल था। वो कौन सा सेल था? वो डेड सेल था। और इन्होंने सेल डिस्कवर किस चीज़ का सेल डिस्कवर किया था? इन्होंने कॉर्क, जो एक प्लांट की छाल होती है प्लांट की, जो छिलका होता है, इन्होंने वहाँ से सेल को डिस्कवर किया था। और इन्होंने सिर्फ सेल वॉल ही डिस्कवर की थी। क्या डिस्कवर की थी इन्होंने? सिर्फ सेल वॉल ही डिस्कवर की थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल किसने डिस्कवर किया, तो आपने लिखना है रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था या लिविंग सेल था, तो आपने क्या टिक करना है जी? वो डेड सेल था। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लियोन हॉक। लियोन हॉक ने क्या किया जनाब? लियोन हॉक ने डिस्कवर किया फर्स्ट लिविंग सेल। लियोन हॉक ने क्या किया? लियोन हॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो ओनियन का सेल इन्होंने डिस्कवर किया था। किसका सेल डिस्कवर किया था? ओनियन का सेल। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किसने किया? लियोन हॉक ने। और किस चीज़ का सेल इन्होंने डिस्कवर किया था? ओनियन का सेल डिस्कवर किया था। ठीक है जी, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों की यहाँ पे डायग्राम है, इनको अच्छे से देखो और समझो इसको कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनमें कॉमन होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनमें एक्स्ट्रा होती है। सबसे पहले हम अगर एनिमल सेल को देखते हैं, एनिमल सेल के जो बाहर कवरिंग है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो भी आपको हो, सेल मेम्ब्रेन को हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हो। क्या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल जो प्लांट सेल है उसके अंदर होती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सेल के अंदर, जो प्लांट सेल है उसके अंदर होती है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी होती है जिसे कहते हैं जी सेल वॉल। जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर और क्या होता है जी? सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ये एनिमल सेल के अंदर भी होता है और प्लांट सेल के अंदर भी होता है। उसके बाद सेल के अंदर क्या होता है जी? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये भी दोनों में सेम होता है, दोनों में होता है, कॉमन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में कॉमन है, गोल्गी बॉडीज भी दोनों में कॉमन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों में कॉमन है, राइबोसोम्स भी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे पूछा हो कि जो यहाँ पे सेंट्रोल दोनों में कॉमन है, जी नहीं, सेंट्रोल दोनों में कॉमन नहीं है। उसके बाद लाइसोसोम्स दोनों में कॉमन है। उसके बाद जो प्लांट्स हैं, प्लांट सेल है, इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम है प्लास्टिड्स। और वो आगे फर्दर आगे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके बाद लिक्योप्लास्ट हो गया, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट हो गया। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमने सेल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया, सेल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जेके एग्जाम ट्रिप के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। क्लास अपलोड होने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको जल्दी नोट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, नहीं तो मैं 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड करके साथ में एक ही बार कंबाइन करके नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। सेल मिलकर क्या बनाते हैं जी? सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। सिर्फ क्या बनाते हैं? यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर सिर्फ वो एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मतलब हमारा हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, ऐसे एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी बना देती है। ऐसे इनके सीक्वेंस में चलते हैं, पहले सेल, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके एग्जाम में आगे के लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बीइंग की बात यहाँ पे नहीं किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑस्ट्रिच का एग है। क्या है जी? ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए, वो माइकोप्लाज्म गलीकोसेप्टिकम, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ये वन लाइनर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, वो न्यूरॉन है जी। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, कौन से सिस्टम में आता है, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ इतना याद कर लो कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन में जो सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट सेल, जो लंबा सेल है वो कौन सा है? वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? वो सबसे लंबा सेल है ह्यूमन बीइंग के अंदर। उसके बाद लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन में जो सबसे बड़ा सेल है वो कौन सा आता है? वो हमारा ओवियम आता है। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम ओवियम के बारे में आगे पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन स्पर्म है, इसके बारे में भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। और सेल थ्योरी किसने दी है जी? सेल थ्योरी दी है यहाँ पे शेल्डन और शिवान, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दी है? सेल थ्योरी दी है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ सेल। अगर यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल की बात की जाए, सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और नंबर 2 जो है वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक देन यूकैरियोटिक सेल, 2 टाइप के सेल होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है जी? जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये थोड़ा साइज में स्मॉल होते हैं, और यूकैरियोटिक लार्ज होते हैं साइज में। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप ऐसे याद रख लो कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है इसलिए वो छोटा है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए वो बड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, और इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम, यानी कि 1 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इतना आप याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी रहने दो। अब यहाँ पे बात की जाए सेल के अंदर जो सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेल के अंदर और क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? अब प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल की बात की जाए, ये सेल के अंदर फ्लूइड है। ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लूइड, ये येलो कलर का, ये प्रोटोप्लाज्म है। और जो
इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके साइड पे होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। पूरे सेल के अंदर की बात की जाए जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है जो इस वाले पोर्शन में है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाले पोर्शन में है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और उसके बाद ड्यूटोप्लाज्म की बात की जाए, जो भी सेल के अंदर नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं सेल के अंदर उनको हम ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं जी। सेल वाल की बात की जाए, सेल वाल हमने पहले क्या पढ़ा, सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में है, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लांट सेल में या एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल में होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, उसके बाद फंजाई के सेल के अंदर, एल्गी के सेल के अंदर ये होती है, सिर्फ ये एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती। और ये बनी किसकी होती है जी, ये सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज क्या है जी, सेलुलोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप होती है, ये उसकी बनी होती है, और ये नॉन लिविंग होती है, सेल वाल नॉन लिविंग होती है। और ये क्या करती है जी, ये प्रोवाइड शेप, ये प्लांट को एक शेप देती है, और ये क्या सेल को सख्त कर दी, सेल को मजबूत बनाती है, रिजिडिटी टू द सेल, ये सेल को मजबूत बनाती है। कौन, सेल वाल। सेल वाल कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखो जी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात कीजिए, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लामा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और इसको, और ये कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स की बनी होती है और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की मिलकर बनी होती है। और इसकी जो, और ये जो ओटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, ये एनिमल सेल के बाहर वाले जो कवरिंग है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने ये जब सेल का वहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखा था तब हमने डायग्राम में ये समझ लिया था। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये आपने कई बार पढ़ा होगा और कई बार एग्जाम में ये आया भी है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये डिस्कवर किसने किया था, ये अल्टमन 1880 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इस पर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर में मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन। इस पर दो लेयर्स होती हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है मैट्रिक्स नाम का इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए के बारे में हम नेक्स्ट किसी क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा कि डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स वगैरह ये क्या होते हैं, सब हम किसी अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को रिस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं, यानी कि जितनी भी रिस्पिरेशंस होती हैं, सेल की जितनी भी रिस्पिरेशंस होती है वो कहाँ पर होती हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, ये एटीपी को स्टोर करता है। एटीपी क्या होती है, ये एनर्जी होती है, जैसे आप बात करते हो, कोई काम करते हो, खाना वगैरह खाते हो, वो सब कुछ करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो आपको सब कुछ करने के लिए चाहिए एनर्जी। तो वो एनर्जी कौन बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, अब आगे चलो, आगे बात की जाए यहाँ पे, वो है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स की बात की जाए, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जैसे हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। प्लास्टिड्स ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये कि फर्दर 3 टाइप में होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है इसको किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहते हैं। और ये ग्रीन कलर का होता है, और ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है। प्लांट के अंदर जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके जरिए प्लांट अपनी खुराक बनाता है, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। आप इतना जान के चलो, अगर आपको पता है तो गुड, अगर नहीं पता तो हम आगे इसको पढ़ेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ये वाइट कलर का होता है, और ये क्या करता है, ये प्लास्टिड्स को स्टोर करता है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए, ये वेरियस कलर का होता है, सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के। जैसे आपने कभी कभी कैरेट देखी होगी, टमाटो देखा होगा, उनका कलर अलग होता है, तो वो क्यों होता है, इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से उनका कलर होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं जी, आगे यहाँ पे बात की जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की।
किसकी बात की जाए जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए। ये डिस्कवर किसने किया था, ये के.आर. पोर्टर ने डिस्कवर किया, के.आर. पोर्टर ने डिस्कवर किया। और ये क्या करते हैं जी सेल में, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, ये हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल के लिए हेल्प करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉर्डर्स लेके चलो, ये किसने डिस्कवर की, ये कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया। और इसका क्या काम रहता है सेल के अंदर, ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करता है, फिर उसके बाद प्रोसेस करता है, फिर पैकिंग का मटेरियल, फिर उसके बाद आगे सेल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना, पोस्ट ऑफिस सेल इसे क्यों कहते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में कोई भी एक लेटर आता है, उसको पहले वो स्टोर करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको पैक करते हैं, फिर फर्दर उसको आगे उसको जहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पे भेजना पड़ता है। तो ये वही काम करता है सेल के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को डिस्कवर किसने किया, जी प्लेड ने डिस्कवर किया। और इसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। उसके बाद ये डीएनए सॉरी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये 70 टाइप्स का होता है प्रोकैरियोट सेल के अंदर, और 80 टाइप का होता है यूकैरियोट सेल के अंदर, ये आप याद रख लेना। उसके बाद हमारा लाइसोसोम्स आ जाता है। इसको डिस्कवर किसने किया था जी, ये डीडीओ ने इसको डिस्कवर किया था। और इसका काम क्या है, ये हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन, जो सेल के अंदर डाइजेशन होती है वो कौन करता है जी, लाइसोसोम्स करते हैं। और इसको सुइसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। जब कभी सेल खत्म होने पर आता है तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने आप में सुसाइड कर लेते हैं और पूरे सेल को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल्स की बात की जाए, वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं प्लांट सेल में, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, एनिमल सेल में बहुत कम पाए जाते हैं। और अगर पाए भी जाएँ तो बहुत स्मॉल होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद सेंट्रोजोम की बात की जाए, ये टी ब्रोविन ने डिस्कवर किया है। और ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आया जाए कि सेंट्रोजोम्स किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, आपने क्या करना है, एनिमल सेल को टिक कर देना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब न्यूक्लियस की बात की जाए, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और इसको कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं, न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं। यहाँ पे आप न्यूक्लियस की डायग्राम देख लो, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस है ये हमारा, जैसे सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होता है जी, न्यूक्लियस होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, हमने पहले पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर होता है। और इसके अंदर क्रोमैटिन भी होते हैं, जहाँ से क्रोमोसोम्स वगैरह बनते हैं। और इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। और इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूक्लियस पोर भी होते हैं, न्यूक्लियर पोर उसे कहते हैं। इसके ऊपर पोर होते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर एनवेलोप भी कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये दो किस्म की होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं किसको, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। और इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो क्रोमोसोम होते हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ में बनते हैं, वो बनते हैं क्रोमैटिन में। और क्रोमैटिन को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी याद रख लेना। और क्रोमोसोम को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ये भी आप याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं सेल के अंदर वो 23 पेयर्स के होते हैं। कितने पेयर्स के होते हैं, 23 पेयर्स उनके होते हैं। और 22 जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो एक होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। 22 ऑटोसोम्स मतलब जैसे आप दिखते हो, आपकी शक्ल, हाइट वगैरह, वो सभी इन क्रोमोसोम्स के अंडर में आती है। और जो एक है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे जो गर्ल्स के अंदर होता है क्रोमोसोम वो एक्स और एक्स वाला होता है, और जो बॉयज़ के अंदर होता है वो एक्स और वाई वाला होता है, ठीक है। ये आप याद रख लेना। उसके बाद प्लांट सेल की बात की जाए और एनिमल सेल में, इनमें डिफ्रेंशिएट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहले जो प्लांट सेल है वो साइज में तो बड़ा होता है। उसके बाद एनिमल सेल साइज में छोटा होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। और जो प्लांट सेल है इसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिड्स होते हैं। और एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते, इसके अंदर क्रोमोसोम और सेंट्रोजोम होते हैं। और इसके अंदर ना ही क्रोमोसोम होते हैं ना ही सेंट्रोजोम होते हैं। वैक्यूल्स की बात की जाए, इसके अंदर होते हैं लेकिन बहुत लार्ज होते हैं। और जो एनिमल सेल है इसके अंदर बहुत स्मॉल होते हैं या तो होते ही नहीं, ठीक है। आज का जो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। लेक्चर अच्छा लगा तो भी बताना, आपके कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और उसके बाद एक काम कर लेना, हमारा इंस्टाग्राम भी जेके एग्जाम ट्रिप्स के नाम से है, इसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। हम यहाँ पर क्विज़ वगैरह आपके लिए लाएंगे, जो हम लेक्चर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे उसका क्विज़ आपको 10-15 क्वेश्चन आपको इंस्टाग्राम पर मिलता रहेंगे। और जेके एग्जाम ट्रिप को नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लो।
हर लेक्चर की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहो, मेहनत करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।